नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने केंद्र राज्य संबंधों के पहले भाग के रूप में जो विधायी संबंध थे उनको देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम देखेंगे कि जो प्रशासनिक संबंध है केंद्र राज्य के बीच और वित्तीय संबंध, उनका प्रावधान संविधान में कैसे किया गया है। तो जो प्रशासनिक संबंध हैं हम देखते हैं कि भाग 11 के तहत ही जो दूसरा अध्याय है उसमें प्रशासनिक संबंधों का, और ये अनुच्छेद कौन सा है तो 256 से लेकर के 263 तक जो प्रशासनिक संबंध है केंद्र राज्य के बीच उनका प्रावधान किया गया है। तो इनको भी दो आधारों पर, क्षेत्र के आधार पर केंद्र और राज्य, उसके बाद विषय के आधार पर, तो हम देखेंगे आगे चल करके। तो इनका जो प्रावधान है, जो विधायिका के अलावा जो कार्यपालिका है उसके वितरण के बारे में कि कार्यपालिका दोनों स्तर पर किस तरीके से अपना अपना काम करेगी। तो इसमें कहा गया जो क्षेत्र के आधार पर है, तो हम देखते हैं कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार पूरे भारत में होगा, क्योंकि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति मतलब कि जो संघ है उसकी प्रशासनिक शक्ति। इसी प्रकार राज्य की जो प्रशासनिक शक्ति है उसका विस्तार अपने राज्य क्षेत्र में होगा। तो जो राज्य की जो प्रशासनिक इकाई है उसका कार्यकाल कहाँ तक होगा, जो उसका राज्य का क्षेत्र है वहाँ तक होगा। फिर विषय के आधार पर देखते हैं तो संघ सूची के विषय पर प्रशासन करने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कौन प्रशासन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। दूसरा है जो राज्य सूची के विषय हैं, यानी कि जो सेकेंड वाली सूची थी उसमें इसमें 59 विषय हैं, तो उन पर क्या है तो उन पर प्रशासन करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। जो समवर्ती सूची है, तीसरी सूची, तो उस पर क्या प्रशासन करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। देखो, समवर्ती सूची पर अगर कोई कानून संसद बना देती है यानी कि संघ सरकार बनाती है तो प्रभावी संघ सरकार का कानून होगा राज्य सरकार की अपेक्षा, लेकिन उस पर प्रशासन करने की जिम्मेदारी जो राज्य सरकार की होगी, ये चीज़ कही गई। फिर अनुच्छेद 256 में एक प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जो राज्य होगा उसका यह दायित्व होगा कि संसद द्वारा निर्मित विधियों का पालन सभी राज्यों की कार्यपालिकाओं द्वारा किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब संसद कोई कानून बनाती है तो सभी राज्यों को ध्यान में रख करके बनाती है इस तरीके से, क्योंकि राज्यसभा भी है जो राज्यों की प्रतिनिधि है और उसके सहयोग से ही संसद में कानून बनाया जाता है। तो संसद जब कभी भी कोई भी कानून पारित करती है तो पूरे भारत के क्षेत्र पर लागू होता है। तो इस वजह से जितने भी राज्य हैं उनका दायित्व है कि जो वहाँ की राज्य की कार्यपालिका है वो क्या करे, जो संसद द्वारा बनाई गई यानी कि संघ सूची के विषय पर अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसका पालन करे वहाँ की कार्यपालिका। केंद्र सरकार को राज्यों को वहाँ तक निर्देश देने की शक्ति होगी जहाँ तक वह आवश्यक समझे। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों को अपनी तरफ से निर्देशित कर सकती है कि आप इस कानून को इस तरीके से लागू कराइए। कई मामलों में होता भी है, हम देखते हैं कि संवैधानिक का जो अधिकार है वो भी संसद को दिया गया है, और व्यवहारिक रूप में भी संसद क्या करती है यानी कि संघ सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। क्योंकि नहीं, अगर संविधान के अनुसार अगर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसमें क्या है कि राष्ट्रीय आपात जो राष्ट्रपति शासन है उसका भी प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 257 है, वो कहता है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे केंद्र की जो कार्यपालिका के निर्णय का सुचारू रूप से पालन होता रहे, अर्थात बिना व्यवधान के जो है वो होता रहे। मतलब यह है कि राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग राज्य इस प्रकार करेंगे जो संसद की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसमें व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि संसद में पहले बताया था कि संसद क्या है, वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, राज्य अपने क्षेत्र की जो प्रासंगिकता है उसके हिसाब से कानून बनाते हैं। तो उसमें कहा गया कि राज्य अपना कानून तो बनाएंगे लेकिन उस कानून को इस तरीके से लागू करेंगे कि संसद का जो कानून है उसके प्रशासन में कोई अड़चन न उपस्थित हो। फिर अगला है अनुच्छेद 257, ये प्रावधान करता है कि 257 का 2 जो पहला था ये कहता है कि राज्य जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि जो संसदीय कानून है उनका भी अनुपालन होता रहे। जो अनुच्छेद 257 का 2 है वो प्रावधान करता है, इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों का राज्य द्वारा निर्माण कराया जाएगा और उन्हें बनाए रखा जाएगा। मतलब राज्य का यह दायित्व है, जो भी केंद्रीय स्तर की क्या है कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधन हैं उनका क्या है राज्य निर्माण कराएंगे और उनको बनाए रखने का प्रयास करेंगे। फिर अनुच्छेद 257 का जो 3 है वो प्रावधान करता है कि राज्य के भीतर जो रेलों का संरक्षण है वो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती। इसीलिए जो RPF हम देखते हैं, जब हमने राज्य सूची बताया था तो RPF जो होती है, रेलवे पुलिस जो होती है, वो किसके तहत आती है, वो राज्य सरकारों के तहत ही आती है। तो उसमें क्या है कि राज्य के भीतर रेलों के संरक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। अगला, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति में से किसी भी शक्ति को राज्य की सहमति से, मतलब राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी सहमति से क्या है तो उसे प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप सकती है। मतलब राज्य की संघ की कोई भी कार्यपालिका शक्ति को अगर राष्ट्रपति चाहें
तो क्या कर सकते हैं कि राज्य की सहमति से उस राज्य को सौंप सकते हैं कि वो उस जो संघ की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को उस राज्य को निर्वहन करे। इस तरीके का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 258 करता है। फिर इसी प्रकार अनुच्छेद 258A जो है ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल अपनी किसी शक्ति यानी कि राज्यपाल अपनी किसी कार्यपालिका शक्ति का कोई भाग संसद को सरकार को सौंप सकते हैं। मतलब संघ सरकार है, देखो 258A जो 258 है वो कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य को कोई भी अपना दायित्व है वो सौंप सकते हैं। और इसी तरीके से 258 जो कहता है और 58 का ए ये कहता है कि राज्य का कोई भी दायित्व राज्यपाल चाहे तो संघ सरकार की सहमति से उसे सौंप सकती है। इस तरीके से क्या है कि नोट अनुच्छेद 258 और 258A से स्पष्ट होता है कि भारत में कार्यपालिका शक्तियों का स्थानांतरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 258 और 258A ये प्रावधान करते हैं कि राज्य से संघ और संघ से राज्य कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। फिर अगला प्रावधान है अनुच्छेद 260 के तहत। इसमें कहा गया कि भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारता, मतलब जब भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र हैं तो वहाँ संघीय जो कानून होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो कहा गया जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है करार करके ऐसी राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित केंद्रीय कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका का भार अपने ऊपर ले सकेगी। तो संघ को मतलब जो भारत सरकार है उसको यह अधिकार है कि जो क्षेत्र भारत के तहत से नहीं है उसको चाहे तो करार करके संघ जो है संघ सरकार कहें या संसद कहें वो क्या अपने ऊपर उसकी जो कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियाँ और विधायिका शक्तियों का भार अपने ऊपर ले सकती है। फिर अनुच्छेद 261 कहता है कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में उपबंध किया गया है। तो जो सार्वजनिक कार्य अभिलेख हैं और न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में 261 जो है वो प्रावधान करता है कि किस तरीके से ये कार्यवाहियाँ चलाई जाएंगी। फिर अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्य नदी परिषद जो होती है, मतलब अंतर्राज्य है कि देश के भीतर 28 राज्य हैं। 28 राज्य में से कहा गया है कि जैसे गंगा नदी कई राज्यों से होकर निकलती, कावेरी नदी कई राज्यों से होकर निकलती है, गोदावरी भी इस तरीके से महाराष्ट्र होकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह आ जाती है। तो इसमें कहा गया जो अंतर्राज्यीय नदियाँ हैं उन नदियों के जल बंटवारे को लेकर के अगर राज्यों के बीच में कोई भी मतलब मतभेद हो रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि इसके अधीन संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल का प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य निकाय की स्थापना कर सकती है। तो इसमें यह कहा गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि इस तरीके का अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद है यानी कि जल प्रयोग को लेकर के विवाद या वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य किसी निकाय की स्थापना की जा सकती है। मतलब इसमें कहा गया कि न्यायिक जो हस्तक्षेप होगा वो सर्वोच्च न्यायालय तब तक नहीं करेगा जब तक संसद उस पर कोई कानून नहीं बनाती है। ये कहा गया क्योंकि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे मुद्दों के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल गठित कर दे। तो इसमें जैसे संसद ने 262 में मतलब अनुच्छेद 262 है उसके तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल गठित किया था। इस तरीके से हम देखते हैं भारत में कई मतलब नदियों के जो जल बंटवारे को लेकर के विवाद है तो उनके विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने मतलब नदी जल प्राधिकरण गठित किए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो था कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, इसी तरीके से गोदावरी देखते हैं, महानदी देखते हैं, अन्य राज्य की जो नदियाँ हैं उनके जैसे सिंधु मतलब ये सतलज नदी है, सतलज नदी को लेकर के तो ये किस हर तरीके के जो प्राधिकरण है इनका गठन किया जा सकता है संसद द्वारा। इसमें कहा गया सर्वोच्च न्यायालय तब तक अपने फैसला नहीं देगा जब तक इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका फैसला नहीं आ जाता, जो अधिकरण गठित किए जाएंगे। अगला कहा गया है कि अनुच्छेद 263 ये अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब ये होता है कि जो राज्य हैं उनके बीच में सहयोग, समन्वय और राज्यों के बीच में और राज्य और केंद्र के बीच में सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद काम करेगी। तो इसमें कहा गया कि राज्यों के बीच विवादों के समाधान, क्योंकि राज्यों के बीच कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के विवाद हो जाते हैं, उनके समाधान के लिए या राज्यों के बीच सामान्य हितों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई राज्य हैं जिनके एक जैसे हित है तो उनको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगा। तो संघ को अधिकार दिया गया है कि संघ सरकार इस प्रकार के अधिकरण की गठन कर सकेगी जिसको अंतर्राज्यीय परिषद कहा गया है। इस परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन? प्रधानमंत्री होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद गठित किसके तहत होती है? अनुच्छेद 263 के तहत। और जो अंतर्राज्यीय नदी परिषद जो विवाद है अधिकरण गठित होते हैं वो अनुच्छेद 262 के तहत होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसका जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वहाँ से सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो अपने बिहाफ पर किसी और को भी भेज सकता है, लेकिन सदस्य जो होता है वहाँ का मुख्यमंत्री ही होता है। जिन राज्यों में जैसे कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लागू है या फिर सरकार नहीं बनी तो वहाँ का राज्यपाल वहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी तरीके से जो संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ के उपराज्यपाल जो होते हैं वो जाते हैं, और दिल्ली वगैरह में है जैसे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तब उस समय उपराज्यपाल वहाँ के इसकी जो परिषद की बैठक होगी उसमें भाग लेंगे। फिर अगला जो प्रावधान है वो कहा गया है कि वित्तीय संबंध, अब प्रशासनिक
संबंध जो हमने बताया था अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक किए गए हैं। उसके बाद हम 264 से लेकर के 293 तक हम देखते हैं जो वित्तीय संबंध है उनका प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय संबंधों का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 264 से लेकर 292 तक किया गया है। इसमें संघ राज्य और राज्यों के बीच में वित्तीय प्रशासन किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा उसका प्रबंध किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं जो राज्यों के बीच में इसमें 5 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। 5 श्रेणियों में कहा गया है कि किनके तहत कर का अधिरोपण किया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार अधिरोपण करेगी, संग्रहण कौन करेगा, केंद्र सरकार कहाँ करेगी, विनियोजन मतलब देखो अधिरोपण मतलब लगाना, टैक्स कौन लगाएगा, फिर दूसरा संग्रहण मतलब टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, तीसरा है विनियोजन मतलब टैक्स को खर्च कौन करेगा। तो जो पहले क्राइटेरिया बनाएगा उसमें केंद्र अधिरोपण यानी कि लगाता कौन कौन से, सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर इत्यादि जो लगाने का अधिकार किसके पास है, संघ सरकार के पास। इसको संग्रहण कौन करता है, ये भी संघ सरकार करती है। और जो केंद्र खर्च करने वाली बात है यहाँ केंद्र नहीं करता है, ये आगे इसको समझाया गया है। फिर दूसरे प्रकार के जो कर हैं उनमें क्या है, राज्य लगाता है, राज्य ही संग्रहण करता है और राज्य इनको खर्च करता है। तीसरे इसमें कौन कौन मनोरंजन कर हैं, भू राजस्व कर है, संपदा शुल्क है, पथ कर है और स्टाम्प शुल्क है। तीसरे प्रकार के जो कर हैं इनको अधिरोपित कौन करता है, संघ सरकार करती है। जैसे विनिमय पत्र पर स्टाम्प शुल्क, औषधि जो प्रसाधनीय सामग्री इत्यादि हैं इन पर कर जो लगते हैं ये संघ सरकार लगाती है। इनको इकट्ठा कौन करता है, राज्य सरकार करती है और खर्च भी राज्य सरकार करती है। फिर अगला कहा गया जो संघ लगाता है कौन कौन, चारवें प्रकार के जो हैं उनको लगाता कौन है, संघ लगाता है। जैसे रेल भाड़े और माल भाड़े पर पथकर करा जो है वो लगाने का दायित्व किसको, संघ सरकार को दिया गया है। इकट्ठा भी संघ सरकार करता है लेकिन राज्यों को बांट दिया जाता है। तो खर्चा कौन, राज्य करते हैं। पांचवें प्रकार में कौन है, संघ और जो खर्चा करने मतलब लगाता भी संघ है, इकट्ठा भी संघ करता है, बांट दिया जाता है संघ और राज्य दोनों के बीच में। तो इस तरीके जो प्रावधान किए गए हैं वो जो संविधान हम देखते हैं वो सीधे सीधे प्रावधान करता है। तो जो पाँचवें प्रकार के हैं इसमें कहा गया है कि मूल संविधान में इसके अंतर्गत मतलब पाँचवें वाला जो क्राइटेरिया दिया गया पीछे उसमें कहा गया कि मूल संविधान में इसके अंतर्गत कृषि आय के विभिन्न जो कृषि आय और उसकी अलावा वाली जो आय हैं भिन्न आय को रखा गया था। तो कृषि आय से अन्य आय हैं उनको रखा गया था। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर उत्पाद शुल्क को इस श्रेणी में डाल सकती है। तो उत्पाद शुल्क जो होता उसको भी चाहे संसद तो इसी श्रेणी में डाल सकती है। तो जो पांचवी श्रेणी है उसको अलग से बनाया गया था। जो मूल संविधान था उसमें कृषि से भिन्न आय जो है उसको रखा गया था। उसके बाद उत्पाद शुल्क को चाहे तो संघ सरकार डाल सकती है इसी में। फिर 80वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2000 में परिवर्तन किया गया जो एक भूतलक्षी प्रभाव था। इसको 1 अप्रैल 1996 द्वारा लागू किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया, 80वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2000 में परिवर्तन किया गया जो एक भूतलक्षी हमने पिछली बार बताया था कि भूतलक्षी विधान क्या होता है। इसे 1 अप्रैल 1996 से लागू किया गया था। इसमें कहा गया था कि 80वें संविधान संशोधन को 10वें वित्त आयोग जो थे केसी पंत थे इनकी सिफारिश पर लाया गया था। इस संशोधन द्वारा पहली श्रेणी के सभी विषयों को 5वीं श्रेणी में लाया गया था। तो पहली श्रेणी में कौन कौन से विषय थे हमने देखा था, ये सीमा शुल्क है, निगम कर है, आयकर वगैरह को कहाँ लाया गया था, तो 5वीं श्रेणी में। ये जो श्रेणी है 5वीं वाली इसमें लाया गया था। तो इस तरीके से पहली श्रेणी के जो भी कर थे उनको 5वीं श्रेणी में लाया गया था। अगला कहा जा रहा है कि जो अब ऐसे के जो कर हैं केंद्र और राज्य के बीच मतलब पहले था उसमें लगाता भी संघ था, इकट्ठा भी संघ करता था और जो खर्च करने की बारी वो भी संघ के हाथ में आती थी। लेकिन जो 5वीं श्रेणी में डाल दिए गए तो जो अब ऐसे कर हैं केंद्र और राज्य के मध्य वितरित होंगे। अब पहली श्रेणी में कुछ कर जो उपकर हैं वही शेष रह गए हैं। उपकर होते हैं जो कर पर कर लगाए जाते हैं उनको उपकर कहा जाता है। तो उनका प्रावधान अलग से कर दिया गया, वो पहली श्रेणी में आते हैं। 5वीं श्रेणी में लगाता भी संघ है, इकट्ठा भी राज्य संघ करता है। जो खर्चा करने की बात आती है वो संघ और राज्य दोनों मिलकर के करते हैं, ये प्रावधान कर दिया गया है। फिर आगे कहा गया है जो सर्विसेज हैं यानी कि सर्विस टैक्स सेवा कर, इसका प्रावधान तो 80वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसी के तहत सर्विस टैक्स को लाया गया है। तो 80वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 268 में 268A जो है इसका प्रावधान किया गया है। यह संघ द्वारा अधिरोपित किया गया कर है क्योंकि सर्विस टैक्स लगाता कौन है, संघ सरकार लगाती है। इसको संग्रहण करने का कार्य कौन, केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। तो लगाती संघ सरकार है और संग्रहित कौन करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। संग्रहण किए गए धन को केंद्र और राज्य दोनों के मध्य विभाजित किया जाता। तो जो धन संग्रहित किया जाता है उसको केंद्र और राज्य के मध्य दोनों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है और दोनों ही उस पर खर्चा करते हैं इस तरीके से। तो सर्विस टैक्स जो है यही 80वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 में लाया गया था। फिर आगे हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 265 है वो कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। मतलब यह है कि अगर संसद को या राज्य को कोई भी कर लगाना है तो क्या होगा, उसके लिए कानून पारित किया जाएगा और वो कानून पारित होने के बाद में तभी उस
प्रकार का जो टैक्स है लगाया जा सकता है। ऐसे ही मनमानी तरीके से कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकेगा, ये अनुच्छेद 265 कहता है। फिर अनुच्छेद 266 जो कहता है वो कहता है कि भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखा निधि। तो हमने जब संचित निधि और लोक लेखा निधि बताया था तो अनुच्छेद 266 एक के तहत भारत और राज्य थे उनकी संचित निधि का प्रावधान था, और लोक लेखा निधि का अनुच्छेद 266 2 के तहत किया गया था, अध्याय जो 2 था। फिर अनुच्छेद 267 है, ये कहता है कि जो आकस्मिकता निधि जो कंटिजेंसी फंड है, ये कहता है कि जो आकस्मिकता निधियाँ हैं क्या है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अधिकार में आती हैं इस तरीके से। फिर अनुच्छेद 268 कहता है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। तो हमने जो पहली 5 श्रेणियाँ पढ़ी थी उसमें कहा था कि जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और लगाए गए और उगाए गए, उसके बाद में क्या है कि उनको राज्य द्वारा खर्चा किया जाता है, तो उस तरीके वाले टैक्स के बारे में अनुच्छेद 268 प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 269 एक जो है ये कहता है कि वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण, तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है उसकी उगाही एवं संग्रहण और अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य 101 जो मतलब 101वां संविधान संशोधन किया गया था, जीएसटी को जो लागू किया गया है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें कहा गया कि वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य जो है उस वाले प्रावधान अनुच्छेद 269 ए के तहत आते हैं। इसमें कहा गया कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया था। इसके तहत स्थापित जीएसटी जो परिषद है यानी कि जीएसटी काउंसिल है द्वारा सुझाए गए अनुशंसाओं के आधार पर अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य की उगाही एवं संग्रहण किया जाता है। तो जीएसटी काउंसिल इसकी बैठक होती है प्रत्येक, हम देखते हैं कि जो भारत के वित्त मंत्री उनकी अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल गठित होती है, और जितने भी राज्य हैं उनके जो वित्त मंत्री हैं वो भी उस बैठक में जाकर के भागीदारी करते हैं। उस बैठक द्वारा जो भी सलाह और समझौते या जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर कहा गया कि अंतर्राज्यीय व्यापार और जो समागम वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वाणिज्य वगैरह वाली, उस पर जो टैक्स लगाने का कार्यक्रम है जीएसटी काउंसिल के तहत किया जाता है। किसके तहत? तो वस्तु एवं सेवा जो जीएसटी लगाया जाता है वो जीएसटी काउंसिल सुझाव देती है, उसके आधार पर लगाया जाता है। फिर अगला अनुच्छेद 270 कहता है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटे जाने वाले कर के बंटवारे के बारे में उक्त व्यवस्था। तो जो हमने 5 तरीके बताया था उसमें जो श्रेणी है ये इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 270 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 271 ये सरचार्ज की बात करता है। तो कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए क्या है, तो अधिभार लगाया जाना, मतलब कुछ कर और शुल्क जो होते हैं उन पर क्या करती है सरकार, अधिभार लगा देती है। जो मतलब कर पर कर होता है उसको सरचार्ज कहा जाता है। राज्यों को इनका कोई हिस्सा नहीं मिलता है। मतलब ये संघ सरकार एक तरीके से देखा जाए तो अपनी जो जेब है उसको भरने के लिए इसका ऐसा काम करती है। राज्य इस पर आपत्ति भी उठाते रहे हैं कि मतलब सरचार्ज और जो सेस और सरचार्ज लगते हैं उस पर तो उसका राज्यों को हिस्सा मिलता नहीं, और उनकी जो है परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो राज्य कह रहे हैं कि मतलब इसका परसेंट एक लिमिट में रहना चाहिए जिससे हमें भी नुकसान ना हो। सरचार्ज जीएसटी पर लागू नहीं होता, तो जीएसटी है उस पर सरचार्ज नहीं लागू होते। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं खास करके उन पर सरचार्ज लगाया जाता है। फिर अनुच्छेद 273 कहता है जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान दिया जाता है। तो भारत में जूट उत्पाद उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के अनुदान की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 274 है, ये प्रावधान करता है कि कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों जिनमें कि राज्यों की भी रुचि है पर राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना है। मतलब यह है कि जो राज्यों को प्रभावित करने वाले कराधान हैं उन पर क्या है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा लेकर के ही ऐसे कराधानों को लागू किया जाएगा, ये चीज़ कही गई अनुच्छेद 274 के तहत। अब अनुच्छेद 275 है, ये प्रावधान करता है कि कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान, हम देखते हैं जब बजट प्रस्तुत होता है तो बजट में एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं। उसके बाद राज्यों को एक तो होता है कि उनका जो पूल होता है डिवाइडेड पूल, मतलब उसके तहत उनको धन दिया जाता है। दूसरा होता है अनुदान दिया जाता है, एक तो अधिकार के रूप में मिलता है, दूसरा जो ग्रांट्स होते हैं वो केंद्र अपनी एक तरीके से कहें मर्जी के हिसाब से देता है कि जिस राज्य को जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से दान करेंगे। वो खास करके मतलब व्यवहारिक स्थितियों को देखते हुए दिया जाता है। तो जो ग्रांट का प्रावधान किया गया है यानी कि अनुदान का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 275 के तहत किया गया है। तो इसमें 2 तरीके की होती हैं, विधिक अनुदान यानी कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर। तो वित्त आयोग हर से 5 साल पर गठित होता है, ये अनुशंसा करता है, उसके तहत राज्यों को जो दिया जाता है। दूसरा विवेकाधीन अनुदान, ये किसी लोक प्रयोजन के लिए दिया जाता है। किसी मान लो जैसे यूपी है, यूपी में इतनी ज़्यादा आबादी, तो आबादी के देखा जाएगा कि उसके लिए कोई अगर अलग से व्यवस्था करनी है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, अनुदान दिया जा सकता है। तो इसको विवेकाधीन अनुदान कहा जाता है। और तीसरा देखते हैं अन्य अनुदान भी होते हैं, वो समय परिस्थिति और मतलब हम देखते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से उसको लागू किया जाता है। फिर अनुच्छेद 277 जो कहता है कि बचत किसी भी राज्य हो, देश हो, संस्था हो, परिवार हो, सबका अहम भाग होता है। तो बचत की कितनी बचत हुई, कितनी प्राप्तियाँ हुई, कितने हमने खर्चे किए, वो सारी चीज़ें क्या है, तो बचत के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 277 के तहत। फिर अनुच्छेद 279 जो है ये कहता है कुल प्राप्तियों की गणना कहाँ की जाएगी, तो इसके तहत की जाएगी। कुल प्राप्तियाँ मतलब कि पूंजीगत प्राप्तियाँ,
और राजस्वगत प्राप्तियाँ। तो दो तरीके की प्राप्तियाँ होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं जो हमको कैपिटल इकट्ठा करती हैं, मतलब कि एक तरीके से जो पूंजी निर्माण में सहायक होती है वो पूंजीगत प्राप्तियाँ। जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं वो खास करके इस तरीके की होती हैं जिससे जो सामान्य खर्चे होते हैं उनसे जो प्राप्तियाँ होती हैं उनको कहा जाता है राजस्वगत प्राप्तियाँ। और इसमें भी दो तरीके की जो पूंजीगत प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों को भी दो तरीके में बांटा गया है। एक हो गया कर राजस्व, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। मतलब जब हम कर लगा करके कोई प्राप्ति करते हैं धन की तो उसको कर राजस्व कहा जाता है। और जो बिना कर लगाए जो अदर तरीके से हमको मिलती है, जैसे रॉयल्टी हो गई, केंद्र सरकार को कई जगह मिलती है, उधार पर जो देती है उस पर टैक्स जो एक तरीके से मिलता है, तो उसको कहते हैं जो गैर कर राजस्व वाली होती है। और कर राजस्व वाली बहुत तरीके के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगाती सरकार, उसके तहत प्राप्त करती तो टैक्स आते हैं, टैक्स के तहत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 269(a) के तहत। तो इसमें हम देखते हैं कि जीएसटी जो लागू किया गया था भारत में उसका प्रावधान किया गया है। तो जो जीएसटी है उसकी जो अधिनियम पास हुआ था 2016 में पास किया गया था और इसको भारत में लागू किया गया है तो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था जीएसटी। तो अनुच्छेद 279 जो है ये क्या प्रावधान करता है कि जीएसटी काउंसिल जो है उसकी व्यवस्था के बारे में बात करता है। तो जीएसटी अभी जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा करके 5 टैक्स छोड़ करके बाकी सबको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। जीएसटी क्या है कि राज्यों और संघ के बीच जो करों के विभाजन को लेकर के विवाद चल रहा था और खास करके बहुत से डायरेक्ट टैक्सेस लगते थे तो उनको सबको हटा करके कुछ मिक्स कर दिए गए टैक्स जो सिर्फ जीएसटी में शामिल कर दिए गए। अब एक टैक्स लगता है जीएसटी, उसी के तहत सबको उसकी जीएसटी की भी 5 दरें बनाई गई हैं, लेकिन जो अब टैक्स बहुत से लगते थे वो सारे हटा दिए गए हैं। अब निगम यानी कि हम देखते हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनकी संख्या तो है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब सिर्फ जीएसटी ही रह गया है मेन, बाकी जितने भी कर अलग तरीके के लगते थे उनको हटा दिया गया है। तो जीएसटी के क्या है, जीएसटी के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। तो जीएसटी जो काउंसिल है ये क्या काम करती है कि कहा गया जो जीएसटी है मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच क्या है सहयोग जरूरी। क्यों? क्योंकि अब ये क्या है कि जीएसटी को जो लागू किया जाता है केंद्र और राज्यों के लागू एक जगह किया जाता है और जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। इस वजह से कहा गया कि उनके बीच कोई विवाद न उत्पन्न हो, उसके लिए क्या है कि दोनों के मध्य समन्वय आवश्यक है। इस आपसी सहयोग और परामर्श को यानी कि समन्वय को संभव बनाने के लिए 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया है। तो 2016 में जीएसटी काउंसिल की जो स्थापना मतलब 2017 में जो काउंसिल की स्थापना हुई है तो वो इसी आधार पर हुई है कि जो 2016 में 101वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कई बार पूछा गया है कि 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो जीएसटी जो बनी, जीएसटी का जो गठन किया गया है वो इसी के तहत किया गया है। अनुच्छेद 279(1) जो है राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद गठित करने के लिए अधिकार करता है। तो राष्ट्रपति को आदेश जो अधिकार है कि जीएसटी काउंसिल की गठन करने का वो प्रावधान करें। यह केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है क्योंकि इसमें हमने बताया अध्यक्ष वित्त मंत्री जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं और सदस्य जो होते हैं जितने भी राज्य हैं उनके सभी वित्त मंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में राज्यों के पास 2/3 बहुमत है। तो इसमें राज्यों को ज़्यादा अधिकारिता दी गई क्योंकि 1/3 संघ सरकार के पास है और 2/3 जो बहुमत है वो राज्यों के पास है। किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है और उसमें से ज़्यादातर राज्य जो बहुमत किसके पास है, राज्यों के पास है। मतलब राज्यों की अनुशंसा के आधार पर इसमें कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता जब तक राज्य सहमत नहीं होते हैं। फिर आगे प्रावधान किया गया है संघ और राज्यों के बीच में जो वित्त का बंटवारा किया जाता है उसके लिए संसद क्या है कि वित्त आयोग का गठन करती है। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर मतलब संविधान लागू होने के समय और प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति क्या है वित्त आयोग का गठन करेंगे। वित्त आयोग क्या है, ये भारत में वित्त के बंटवारे में राज्यों के बीच, राज्यों के बीच में और राज्य और संघ के बीच में वित्त के बंटवारे को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग का गठन जो किया गया है वो किसके अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने की तारीख से अगले 2 वर्ष के अंदर और प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करेंगे और इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होंगे अर्थात 5 सदस्यीय आयोग होगा। तो वित्त आयोग जो है ये क्या 5 सदस्यीय आयोग है। इसमें क्या है कि जब संविधान लागू हुआ था उसके तुरंत 2 साल बाद कहा गया कि 2 साल के अंदर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग गठित करेंगे और प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी क्या होगा तो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें क्या किया गया है कि ये वित्त आयोग जो होगा एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, टोटल 5 सदस्य
सदस्य ये आयोग होगा, जिनकी योग्यताएं क्या होगा, संसद विधि बना करके निर्धारित करेगी और संसद ने इनकी योग्यताएं निम्नलिखित निर्धारित की है। तो मतलब इनकी योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो संसद ने क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की हैं। पहली जो है, वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो, मतलब कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है जिसको सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर कहा गया कि एक सदस्य की योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की हो। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता थी, मतलब न्यायिक क्षेत्र से एक व्यक्ति आएगा, ठीक है। दूसरा कहा गया एक सदस्य जो होगा जिसे सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान हो, मतलब अकाउंटिंग का ज्ञान हो, सरकार के जो वित्त और लेखा संबंधी जो काम है उनके बारे में उसको जानकारी हो। जो तीसरा सदस्य होगा वो होगा ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय विषयों और प्रशासन पर व्यापक अनुभव हो, उसे वित्तीय क्षेत्र के बारे में काफ़ी अनुभव हो। दूसरा है जो अगला रहेगा ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, मतलब इसमें हर तरीके के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। वित्त आयोग जो होगा, एक अध्यक्ष 4 सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष को प्रशासनिक अनुभव होना जरूरी है। जो अन्य सदस्य होंगे उसमें एक न्यायालयी योग्यता रखने वाला हो, एक सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान रखता हो, एक वित्तीय विषयों से संबंधित ज्ञान रखता हो, दूसरा है जो एक अर्थशास्त्र से रिलेटेड ज्ञान रखता हो। तो इस तरीके से 4 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। फिर आगे कहा गया जो वित्त आयोग है उसके कार्य क्या क्या होंगे। तो इसमें वित्त आयोग के कार्य हम देखते हैं निम्न तरीके के हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच कर से प्राप्त राजस्व के बारे में सलाह देना, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो कर इकट्ठा किया जाएगा उसके बंटवारे के विषय में क्या क्या किस तरीके से प्रावधान किए जाएंगे उसके बारे में सलाह देने का काम के वित्त आयोग को दिया गया है। फिर राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में सलाह देना, हमने अभी पीछे बताया था अनुच्छेद 275 के आसपास जो था वो प्रावधान करता था कि जो राज्यों को अनुदान दिए जाएंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे, उसके बारे में कौन सलाह देता है, तो वित्त आयोग देता है। फिर राज्यों के वित्त आयोग द्वारा सिफारिश पर, मतलब है कि राज्यों के जो वित्त आयोग हैं उनकी जो सिफारिश होती है उनके आधार पर क्या क्या काम किया जाएगा। तो इसमें पहला है कि पंचायतों के वित्तीय स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के उपाय बताएगा, मतलब जो पंचायतें हैं उनको अधिक से अधिक धन कैसे प्राप्त हो सके उसके बारे में कहा गया। जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी अभिवृद्धि, मतलब राज्य वित्त आयोग की जो संचित निधि है राज्यों की उसमें अभिवृद्धि किस तरीके से किया जाए, तो उसके बारे में जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी सलाह के बारे में ये रिपोर्ट देता है अपनी। फिर कहा गया जो दूसरा है नगर पालिका के संसाधनों के वित्तीय स्रोतों की, तो जो नगर पालिका है उनके संसाधनों की वित्तीय जो स्रोत हैं उनकी आपूर्ति कैसे हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए क्या है कि राज्य की संचित निधि के वृद्धि के बारे में उपाय बताएगा। फिर राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी अन्य विषय पर सलाह दे सकता है, मतलब ये काम तो दिए ही दिए गए, राष्ट्रपति चाहे तो और इसके विषय बढ़ा सकता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को मतलब अधिकार दिया गया है कि अगर भविष्य में ज़रूरत हो तो वो चाहे तो अन्य विषय के लिए जो वित्त आयोग है उसे कार्य ले सकता है। फिर आगे कहा गया जो वित्त आयोग की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, मतलब भारत में हम देखते हैं ज़्यादातर जो आयोग गठित किए जाते हैं उनकी जो सलाह होती है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, मतलब सरकार को सलाह देते हैं, सरकार माने या ना माने बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन यह राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह वित्त आयोग द्वारा दी गई सलाह को जो सिफारिश करता है उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ संसद के दोनों जो सदन है उनके समक्ष रखवाएगा। मतलब वित्त आयोग ने अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, उस सलाह को माना या ना माना उसके स्पष्टीकरण के साथ संसद के दोनों सदन हैं उनके समक्ष रिपोर्ट को रखवाएगा, क्योंकि हर राष्ट्रपति कई रिपोर्टों को हर साल संसद के सदन के समक्ष रखवाता है, जिसमें वित्त आयोग हो गया, यो इस तरीके से हम देखे हैं कि जो महालेखा परीक्षा है उसकी रिपोर्ट हो गई, जितने भी SC ST OBC और अदर तरीके के जो आयोग हैं वो अपनी रिपोर्ट जब देते हैं तो उनकी आयोगों की रिपोर्ट को कौन रखवाता है, सदन के समक्ष राष्ट्रपति ही रखवाते हैं। तो इस तरीके से वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं भारत में जितने भी वित्त आयोग गठित हुए हैं उनके अध्यक्ष कौन थे, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, उनका गठन कब हुआ था। तो हम देखते हैं भारत में जो पहला वित्त आयोग गठित हुआ है वो 1951 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे। ये 1952 से 57 तक इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर जो सेकेंड वित्त आयोग गठित हुआ है 56 में, इसके K संथानम थे। इनकी जो कार्यकाल था जो दूसरे वित्त आयोग का 57 से 62 तक था। तीसरा जो वित्त आयोग गठित हुआ 1960 में, इसके कौन थे, तो AK चंदा थे। इनका कार्यकाल कब तक था, मतलब जो तीसरे वित्त आयोग 1962 से लेकर 66 तक था। जो चौथा गठित हुआ है 64 में, इसके PV राजमन्नार थे। राजमन्नार के बाद में फिर आयोग भी बना है केंद्र संबंधों पर, तो PV राजमन्नार 1966 से लेकर 69 तक इसका कार्यकाल रहा है वित्त आयोग का। जो पांचवा वित्त आयोग है 1968 में गठित हुआ है महावीर त्यागी की अध्यक्षता में, और 1969 से लेकर 74 तक कार्यकाल रहा है इसका। छठा जो वित्त आयोग है वो 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और 1974 से लेकर 79 तक इसका कार्यकाल रहा था। जो सातवां वित्त आयोग है 1977 में गठित हुआ था। IM जो सालेत हैं या सेलत कहें, ये इसके अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल कब रहा है, तो 1979 से 84 तक रहा है। फिर आठवां वित्त आयोग 1983 में गठित हुआ है। YB चौहान जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। YB
महावीर चौहान नाम था उनका। 1984 से 89 तक इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है इनकी लागू हुई थी। फिर जो नवा वित्त आयोग है 1987 में गठित हुआ है। इसके NKP साल्वे थे अध्यक्ष। इसके कब है तो 1989 से लेकर के 1995 तक इसका जो समिति की रिपोर्ट थी आयोग की वो लागू हुई थी। फिर अगला है 10वां वित्त आयोग, तो इसके KC पंत थे। फिर उसके बाद इनकी रिपोर्ट कब तक लागू हुई थी तो 1995 से लेकर के 2000 तक। 10वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर मैंने बताया था 80वां संविधान संशोधन आया था जिसमें सेवा कर को लागू किया गया था। जो 11वां वित्त आयोग है 1998 में गठित हुआ था। AM खुसरो इसके अध्यक्ष थे और 2000 से लेकर 2005 तक इनकी रिपोर्ट लागू रही थी। फिर जो 12वां वित्त आयोग है 2003 में गठित हुआ था। C रंगराजन इसके अध्यक्ष थे। 2005 से लेकर 2010 तक इसकी रिपोर्ट जो कार्यकाल रहा था वो लागू हुआ था। फिर जो 13वां वित्त आयोग है 2007 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय L केलकर थे। इसकी 2002 से लेकर 15 तक रिपोर्ट लागू हो रही थी। फिर 14वां वित्त आयोग था ये 2012 में गठित हुआ था और कौन है तो इसके YV रेड्डी जो थे इसके अध्यक्ष थे। तो 2015 से 2020 तक इनकी रिपोर्ट जो अनुशंसाएं थी वो लागू रही थी। फिर जो अभी जो वित्त आयोग चल रहा है जिसकी रिपोर्ट अभी लागू है तो वो कौन है 2017 में 15वां वित्त आयोग गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष NK सिंह थे। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक 2020 से लेकर के 2026 तक लागू हुई है। 2025 तक वैसे नॉर्मल होनी चाहिए थे लेकिन 2026 तक इसलिए क्योंकि इसने 5 साल की 2021 से लेकर 26 तक 5 साल वाली रिपोर्ट दी और 2020 से 21 तक की 1 साल की रिपोर्ट दी थी। तो 1 साल क्योंकि कोरोना आ गया था तो कोरोना के बीच में इनको रिपोर्ट देने में टाइम लग गया था। इस वजह से 2020 से 21 1 साल की रिपोर्ट और 21 से 26 तक 5 साल की रिपोर्ट दी है। तो 2026 तक अभी इनका लागू रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो अभी तक 15 वित्त आयोग गठित हो सके हैं और उनमें क्या है कि इन्होंने अपनी किस तरीके से रिपोर्ट दी है और उन रिपोर्टों के आधार पर भारत में जो वित्तीय संसाधन है उनका बंटवारा किया गया है राज्यों के मध्य और केंद्र राज्य के मध्य। फिर इसमें आगे कहा गया जो केंद्र राज्य संबंध थे उन पर अभी तक निम्न आयोग गठित हो सके हैं। आयोग गठित इसलिए किए गए थे कि केंद्र राज्य संबंधों को और अच्छा कैसे बनाया जाए उसके बारे में सलाह देने के लिए। तो अब पहला देखते हैं MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में गठित हुआ था। दूसरा जो गठित हुआ था राजमन्नार आयोग 1967 में गठित हुआ था। तीसरा श्री भगवान सहाय समिति बनी थी ये कब 1971 में। सरकारी आयोग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 1983 में गठित हुआ था। 1983 में सरकारी आयोग गठित हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं 2007 में गठित हुआ था जो पुंछी आयोग। तो इन आयोगों ने राज्य केंद्र संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सरकारी आयोग है क्योंकि इसकी रिपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छी आई थी। और उसके बाद में पुंछी आयोग। तो जब अभी हम देखते हैं केंद्र संबंधों को आधारभूत जो एक तरीके से ढांचा प्रदान करने में सरकारी आयोग का ज़्यादा योगदान है। उसके बाद अनुच्छेद 281 है ये प्रावधान करता है कि वित्त आयोग की जो अनुशंसाएँ होंगी वो किस तरीके से लागू की जाएंगे। अनुच्छेद 283 कहता है कि जो संचित निधि आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण कौन करेगा। तो संरक्षण हम देखते हैं कि संसद किसका कहाँ करती है संसद और सरकार उसके बाद राष्ट्रपति। इस तरीके से अनुच्छेद 285 की बात की गई जो राज्य कराधान में संघ की संपत्तियों की छूट। मतलब ये कहा गया है कि जो राज्य का एरिया है मान लो जैसे यूपी है यूपी में देखें संघ सरकार की कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति पे कहा गया है कि राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। ये चीज़ यहाँ प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 289 देखते हो कहता है कि किसी राज्य की संपत्ति और आय का संघीय करार ऊपर से छूट। मतलब ये है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है या खास करके जैसे कहो दिल्ली है पुडुचेरी है इस तरीके से मान लो यूपी की कोई प्रॉपर्टी वहाँ दिल्ली में है तो वहाँ जो यूपी की प्रॉपर्टी सरकार की जो प्रॉपर्टी होगी वहाँ क्या है कि उस पर जो केंद्र सरकार है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। ये जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 285 और 279 के तहत दोनों को छोड़ दी गई है। उसके बाद अगला प्रावधान जो किया गया 292 के तहत भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। मतलब भारत सरकार जो उधार लेगी वो किसके तहत होंगे अनुच्छेद 292 के तहत लिए जाएंगे। फिर आगे प्रावधान किया है 293 में कहता है कि राज्यों द्वारा जो उधार लिया जाएगा तो इसमें भारत सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो विदेशों से उधार ले सकती है। जो राज्य हैं वो जब विदेशों से उधार लेंगे तो उसमें भारत सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी। ये चीज़ कही गई है। फिर अनुच्छेद 300A जो है ये प्रावधान करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति जो हैं उनको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये पहले जो अनुच्छेद हम देखते हैं मूल अधिकार का अनुच्छेद 31 जो था उसमें प्रावधान था। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का एक जो प्रावधान था पहले अनुच्छेद 19 में 7 प्रावधान थे 7 में से एक हटा दिया गया था तो उसको यहाँ 301 के तहत शामिल कर दिया। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार न रह करके कानूनी अधिकार बना दिया गया तो इसको कहाँ अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। तो इसमें भी प्रावधान ये कर दिया गया है कि जो विधि के प्राधिकार मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है उसकी अगर संपत्ति से उसको वंचित किया जाता है तो कोई लीगल जो एक्शन होगा तभी किया जा सकेगा। ऐसे राज्य
मनमानी तरीके से नहीं कर सकेगा। और अगर किया भी जाता है तो उसको एक जो वैध मतलब उसकी जो संपत्ति है उसकी वैध जो हर्जाना है वो प्रदान किया जाएगा। और मतलब एकदम खाली नहीं ले लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पता चले जीवन यापन के लिए कुछ बचे ना राज्य ले ले। तो इस तरीके का जो प्रावधान है वो संविधान में किया गया। तो आज हमने जो केंद्र राज्य संबंध के प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को डिटेल में समझा है और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। प्रशासनिक संबंध, खास करके प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध से जीएसटी वाले जो पोर्शन है, वित्त आयोग जो है उससे प्रश्न आते हैं। उसका जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं विधायी संबंधों को लेकर के। तो केंद्र राज्य संबंध जो भाग 11 और 12 में प्रावधान किया गया है, उसके बाद पहले विधायी संबंध है, फिर प्रशासनिक संबंध है, फिर उसके बाद वित्तीय संबंध है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।